हेलो डियर स्टूडेंट। चलो भाई आ जाओ जल्दी से। जेडबलई और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे उनके लिए आज मैं टॉपिक लाया हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है ना। लैंडिंग भी हो चुका है। एंड दैट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ हम लोग गहराई से बहुत ही डिटेल में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझ चुके हैं। आदित्ययान L1 भी है ना 2 तारीख को लॉन्च हो चुका है। तो इससे देखिए हम लोगों का जो नॉलेज है स्पेस से रिलेटेड वो भी काफ़ी हद तक मतलब समझ में आ रहा है, मतलब अपग्रेड हो रहा है। अभी भी पूरी तरीके से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन नॉलेज तो हम लोग इंप्रूव करा रहे हैं। उसी के बाद देखिए कैसे होता है ना, कई सालों से जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन की हेल्प से ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ फिजिक्स से रिलेटेड, मतलब जो द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस इन रियल लाइफ, उससे रिलेटेड हम लॉज बनाते हैं, समझते हैं। बाद में पता चलता है कि अरे यार इससे और कुछ रिलेट कर रहा है, कुछ और अलग चीज है, इसको मॉडिफाई किया जाए, है ना। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग समझ लेते हैं। और ये पूरा डिटेल में चैप्टर जाएगा, तो इसके कुछ अलग अलग सीरीज हो गए, अलग अलग लेक्चर्स हो गए, वो पूरी तरीके से आप समझो और उसके नोट्स भी जो हो गए वो प्रॉपर आप आपकी नोटबुक में तैयार कर लो। तो शुरुआत में देखिए बच्चों क्या होता है, एक एरिस्टोटल की जो थ्योरी थी वो क्या थी। कोई चीज है, हम लोग जैसे मान लीजिए एरिस्टोटल के टाइम में हो एंड वी आर ऑब्जर्विंग, हम लोग देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे अगर ढकेलना है, मूव कराना है, तो आई नीड टू अप्लाई अ फोर्स। अच्छा, as soon as the body has started to maintain its motion, I need to constantly apply the force. आज हमें पता है कोई अगर बॉक्स है, उस बॉक्स को मैं ढकेल रहा हूं एंड दैट इज स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर, तो टू कीप ऑन स्लाइडिंग दैट ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर आई नीड टू अप्लाई अ कांस्टेंट फोर्स. It is only because the friction is opposing that we know right now, but Aristotle ने उस or to make it move with uniform velocity we need to constantly apply a force. तो आज हमें पता है न्यूटन्स लॉज की हेल्प से ऐसा नहीं है। द थिंग इज दैट वी हैव 3 डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू न्यूटन। तो उससे पहले हम लोग पहले समझते हैं फोर्स को, है ना। फोर्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये बैग है और इस बैग को मैं होल्ड करके रखता हूं। आपको पता है अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे जाने वाला है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अभी इस पर काम कर रहा है। नॉट नेसेसरी इट शुड बी इन अ कांटेक्ट विद द फ्लोर, ये कहीं पे भी हो, वे यहाँ पे देखिए ना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम करेगा ही करेगा, राइट। अच्छा, मैं इसको होल्ड करके रख रहा हूँ, इट मीन्स ग्रेविटी के अगेंस्ट मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। नाउ द बॉडी इज इन अ रेस्ट कंडीशन। फिर भी क्या यहाँ पर फोर्सेस है? हाँ है, लेकिन नेट फोर्स कितना है? जीरो है। मान लीजिए मैंने इसको होल्ड करके रखा है, ये यहीं पर है, तो नेट फोर्स कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। ठीक है, तो फोर्स, प्रॉपर फोर्स के बारे में अगर बात करूं मैं, तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, तो पुश या पुल इससे हो क्या रहा है? बॉडी इधर इज मूविंग और टेंड टू मूव, है ना। टेंड टू मूव, नॉट नेसेसरी कि मूव हो रहा है। जैसे कि वॉल पर आप लोगों ने फोर्स अप्लाई कर दिया, यू आर अप्लाइंग ए फोर्स, तो डेफिनेटली द वॉल टेंड टू मूव, टेंड टू मूव, मूव नहीं हो रही है, राइट, मूव नहीं हो रही है। So the thing is that the force is either push or pull, which because of which the body may tend to move or body actually moves, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसी को हम लोग कह देंगे फोर्स। चलिए देखते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ये अपने स्कूल में पढ़ा होता है। देखिए बॉडी का एक इनर्शिया होता है। इनर्शिया मतलब क्या होता है? इट इज समथिंग रिलेटेड टू इट्स मास, मतलब मास एक तरीके से मेजर होता है इनर्शिया को समझने का। हेवी बॉडी होती है तो हेवी बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होता है, जो लाइटर बॉडी होती है लाइटर बॉडी का इनर्शिया कम होता है। तो इनर्शिया से हम लोग का मतलब क्या है? बॉडी जो है वो उसकी जो स्टेट है, उसकी जो स्टेट है मतलब क्या? अगर बॉडी अभी रेस्ट में है, राइट, अगर बॉडी अभी रेस्ट में है तो रेस्ट इज वन ऑफ द स्टेट। अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन इज अनदर स्टेट, राइट। अगर बॉडी
हाँ, इफ बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, उसकी मुझे डायरेक्शन बदलना है, डायरेक्शन चेंज करना है, तो मुझे फोर्स डालना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों के लिए लगेगा फोर्स। तो इनर्शिया देखिए, सिंपल से शॉर्ट में इनर्शिया जो होती है रिलेटेड क्या होती है, तो देखिए एवरी बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, और ये हो गया लॉ डिफाइन, ये डिफाइन कर देता है फोर्स, और फोर्स इज अ फैक्टर विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन हम लोग कुछ इस तरीके से भी बता सकते हैं इसकी, फोर्स इज द पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, चलिए, फोर्स एनी पुश और पुल विच इधर चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, हमने कहां पे पढ़ा है, काइनेमेटिक्स में इसको पढ़ा है, राइट। चलिए आगे, जो फोर्स दे रहा है उस फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो फोर्स की वजह से क्या हो सकता है, इधर इट में चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, क्लियर है। देखिए बॉडी जो होगी उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, स्पीड बढ़ सकती है या स्पीड घट सकती है। सेकंड क्या हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है, दोनों चेंज हो सकता है, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट, बोथ। एंड इट में चेंज द साइज और एंड शेप ऑफ द बॉडी, ये इलास्टिसिटी चैप्टर में होता है। कोई रबर बैंड मैंने ले लिया एंड आई हैव अप्लाइड अ फोर्स इन दिस वे, तो जैसे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, राइट, तो वो रबर बैंड जो है ना वो स्ट्रेच हो रहा है, उसका साइज चेंज हो रहा है, राइट। अगर मेरे पास कोई इरेजर है, रबर बैंड है, जैसे कि मान लो रबर बैंड भी चलो छोड़ दीजिए, मेरे पास कोई किताब हो तो किताब में दिखा देता हूं आपको, जैसे ये किताब है, राइट, तो इसको मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो देखिए इसका इसका शेप चेंज हो जाएगा। या फिर ऐसी बड़ी किताब अगर है, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पर देखिए रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा क्लियरली समझ में आया, थोड़ी किताब बड़ी चाहिए बच्चों इसको भी समझने के लिए। चलिए छोड़िए, समझ में आएगा आपको। कोई अगर बड़ी किताब है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, कोई अगर बड़ी किताब है, बहुत बड़ी किताब है, और उसको ग्राउंड पे रख दिया और मैंने कुछ इस तरीके से फोर्स लगाया है, तो इस बुक का शेप थोड़ा सा आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा स्प्रेड हो जाएगा, राइट, इसका शेप भी चेंज हो गया। या फिर बलून है, बलून को आप प्रेस कर दो, जो स्पेरिकल बलून था वो थोड़ा सा ओवल शेप में, अलग शेप में आ जाएगा। यस, दीज आर द थिंग्स विच अ रिजल्टेंट फोर्स में डू, ये कर सकता है। ये आज का लेक्चर तो बच्चों देखिए डिस्कशन ही चलेगा, और सेकंड लेक्चर जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम लोग एक्चुअल एंट्रेंस से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है उस पर काम करना है। अभी इसमें भी कई सारे कॉन्सेप्ट में जो एंट्रेंस से रिलेटेड है, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है तो ये करना ही पड़ता है। इसको अगर आप डिटेल में समझोगे तो ही आगे का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझेगा यहाँ पर। अच्छा, कई बार आप एनकाउंटर करते हो इस चीज को कि न्यूटन से रिलेटेड, जैसे हम लोगों ने अभी फोर्स बता दिया, तो ऑब्वियसली न्यूटन ने इस पर काफी डिटेल में काम किया है, तो फोर्स का जो यूनिट है वो यूनिट है न्यूटन, ठीक है, वो यूनिट है न्यूटन। तो एसआई सिस्टम में बात करें हम लोग या एमके सिस्टम में तो न्यूटन लेंगे, और सीजीएस सिस्टम में हम लोग इसको ले लेंगे डाइन। लेकिन अलग यूनिट भी कई बार यूज होता है, जैसे कि किलोग्राम वेट और वेट की जगह पर किलोग्राम फोर्स, यह आपको एंट्रेंस में आ सकता है, ये कुछ तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए न्यूटन को ही हम बात कर सकते हैं किलोग्राम वेट, इसका कन्वर्शन फैक्टर मैं बताता हूं आपको। और डाइन जो होता है, जैसे सीजीएस में बात करें तो ग्राम वेट या फिर ग्राम फोर्स होगा। देखिए क्या करना होता है, मेरे पास अगर 1 किलोग्राम की बॉडी है, एक बॉडी है जिसका मास है 1 किलोग्राम, बॉडी जिसका मास है 1 किलोग्राम, तो इसका वेट कितना हुआ, तो वेट कराने के लिए हम लोग बात करेंगे मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। मास है 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, तो मेरे पास इसका जो वेट आ जाएगा बच्चों
वेट डब्ल्यू डैश लिख देता हूं मैं यहां पर, तो वेट डब्ल्यू डैश आ जाएगा 9.8 न्यूटन, राइट, 9.8 न्यूटन। तो 9.8 न्यूटन ये कन्वर्जन करने के बाद आ रहा है। तो इसको लिखने का एक और तरीका है, इस बॉडी का जो वेट है वो हम लोग बोल सकते हैं 1, देखिए किलोग्राम वाली बॉडी है, डैश वेट। तो किलोग्राम वेट हम जब लिखते हैं तो इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई बाय 9.8 नहीं किया है। तो एक तरीका होता है मल्टीप्लाई बाय 9.8 करा के उसको कन्वर्ट करा दो, और प्रॉपर देखिए 1 किलोग्राम बॉडी का अगर वेट बात करें तो 9.8 न्यूटन है। लेकिन उसको अलग तरीके से बताना है अगर है तो 1 किलोग्राम बॉडी है तो इसका वेट कितना, तो रफली बताया जाता है 1 किलोग्राम वेट इज द वेट ऑफ दैट बॉडी। मतलब आगे चलकर आपको कन्वर्शन फैक्टर यूज करना है, तो 1 किलोग्राम वेट और 9.8 न्यूटन ये दोनों एक ही चीज हुए, ये सिर्फ इंटरनली कन्वर्शन फैक्टर अगर बात करें तो 9.8। तो अगर बच्चों मैं आपको वेट बता दूं 20 किलोग्राम वेट है, तो इसको मुझे न्यूटन में कन्वर्ट कराना हो तो मैं 20 मल्टीप्लाई बाय करा दूंगा 9.8, तो इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन में। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप किलोग्राम वेट को कन्वर्ट करा सकते हो। व्हाट अबाउट ग्राम वेट? देखिए 5 ग्राम की अगर बॉडी है तो 5 ग्राम की बॉडी, तो इसको 5 ग्राम वेट बताया जा सकता है या फिर 5 ग्राम फोर्स बताया जा सकता है। लेकिन अगर मुझे इसको कन्वर्ट कराना हो तो देखिए क्या करना पड़ेगा, द सेम कैन बी इक्वल टू 5, ये ग्राम हो गया, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीजीएस में होता है 980, क्या होता है 980। तो देखिए यहां कन्वर्शन फैक्टर जो था एसआई सिस्टम में, जो कन्वर्शन फैक्टर था, तो 20 किलोग्राम वेट को मुझे मल्टीप्लाई बाय 9.8 करना पड़ा, तब जाके मुझे न्यूटन में आंसर मिला। उसी तरीके से अगर ग्राम वेट को कन्वर्ट कराना हो तो 5 ग्राम वेट अगर कन्वर्ट कराना हो, किस में कन्वर्ट कराना हो, तो देखिए इसका यूनिट आ जाएगा बच्चों डाइन, सीजीएस सिस्टम चल रही है, तो 1 ग्राम वेट को कन्वर्ट कराना है तो 1 ग्राम, जो 5 ग्राम अगर बात कर रहा हूं मैं, 5 ग्राम वेट को कन्वर्ट कराना है तो 5 ग्राम को मल्टीप्लाई बाय करना है आपको 980। तो सीधा सीधा मामला यहां पर क्या बन रहा है, यहां एसआई में 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 980 से मल्टीप्लाई कर दो। होप ये अंडरस्टैंड हो गया आपको। आगे थोड़ा इस पे हम समझते हैं, बहुत ही मतलब मैं ज्यादा इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है, इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है ना, इससे क्या होता है, अपोजेस एनी चेंज इन इट स्टेट। तो स्टेट के बारे में बात करें हम लोग तो स्टेट ऑफ रेस्ट है ना, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन थी। इसमें देखिए मास ही इंपॉर्टेंट होता है, मास से ही इनर्शिया पता चलता है। जितनी बॉडी हेवी है तो हेवी है, ज्यादा इनर्शिया आ जाएगा, जितनी बॉडी लाइटर है उतना उसका इनर्शिया कम आ जाएगा। इनर्शिया मतलब एक तरीके से अपोजिशन, जो ऊपर मैंने बताया, ये एक प्रॉपर्टी है, सीधे सीधे बताया जाए तो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या करती है, इस प्रॉपर्टी की वजह से हमको पता चलता है कि बॉडी कितना अपोज करने वाली है। हेवी इनर्शिया है, हेवी अपोज देगी ये बॉडी, लो इनर्शिया है, लो अपोज देगी, कब अपोज देगी, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ हेवियर बॉडी एंड वाइस वर्सा, अभी तो बात किया। अच्छा चलो इसमें एग्जाम्पल समझ लो थोड़ा मतलब ये तो आजकल कॉमन, काफी कॉमन एग्जाम्पल दिखता है, ये एग्जाम्पल काफी सटीक तरीके से मिला है। आपने देखा होगा ना रास्ते पे कई सारे बच्चे, मतलब बच्चे, स्टूडेंट लोग, अरे भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हर एक व्यक्ति आज बहुत बिजी है, तो चलते चलते ही मोबाइल पे अपने सारे काम करा देता है, उसको यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि सामने क्या चीज चल रही है। कई सारे तो आपने फनी वीडियोस भी देख लिया होगा, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आगे बहुत बड़ा एक खंभा है तो उससे टकरा गया, या फिर कहीं पे मैन होल है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, उस पर अंदर गिर गया। ऐसे तो कई सारे एग्जाम्पल हो गए। देखो समझ लो, ये एक बस है और बस के अंदर ये जो है इसका नाम कुछ तो रख दो, लल्लू पंजू जो कोई होगा, है ना, ये जो है मोबाइल लेके खड़ा है और काफी सीरियसली काम कर रहा है, ये काफी सीरियसली काम कर रहा है, इसका चेहरा भी देख लो जरा, बहुत ही फनी है ना, बहुत ही सीरियसली काम कर रहा है। एंड ऑल ऑफ सडन ड्राइवर हैज स्टार्टेड अ कार, बस सॉरी, ड्राइवर हैज स्टार्टेड अ बस, तो बस ऑल ऑफ सडन आगे जा रही है। इसकी बॉडी का इनर्शिया क्या है, ही वॉज इन अ रेस्ट कंडीशन, है ना, ही वॉज इन अ रेस्ट कंडीशन।
अच्छा, इस एग्जाम्पल में क्या होता है, यूजुअली बस में हम लोग मतलब होल्डिंग कंडीशन होती है कि हम लोग को पकड़ना पड़ता है। अच्छा, और मुझे एक चीज नहीं दिख रही है, देखिए कलाकार ने क्या कर दिया है, डायग्राम तो निकाल दिया यहाँ पर, बहुत बढ़िया डायग्राम निकाल दिया। भैया पैसेंजर तो कोई नहीं है, कोई तो सीट ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। ये खड़ा क्यों है वही मुझे समझ में आ रहा है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको सीट पे नहीं बैठना है, ये खड़ा है, एंड ऑल ऑफ सडन कार है, बस है स्टार्टेड, बस है स्टार्टेड। तो देखिए क्या होता है ना, दिस सरफेस ऑफ आवर बॉडी है ना, फुट शूज जो भी हो, कांटेक्ट में है फ्लोर के, तो फ्लोर मोशन में आ गया, एंड एंटायर बॉडी वाज सपोज टू स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन ये सरफेस अगर बात करें तो दैट हैज कम इनटू मोशन, तो ये आगे जाने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली इसका इनर्शिया जो है वो ट्राई कर रहा था स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने का, एंड ऑल ऑफ सडन ये मोशन में आ गई है बस। तो इसका जो लोअर पार्ट यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है ना, शूज जो दिख रहा है, सो दैट कम्स इन अ मोशन। तो एंटायर बॉडी जो है दैट ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ऑल ऑफ सडन इस टाइम पे, इस सिचुएशन में हमको फील होता है कि समवन हैज पुल्ड अस इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, but in actually our body is trying to remain in the same state of rest, and all of a sudden lower part motion में आ गया, तो पूरी बॉडी वहीं पे रहने की कोशिश करती है। that way we feel a back jerk in this case। second case ये भी समझ लो, वाह 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 वाह, मतलब काफी कलाकारी जो होती है ना, देखिए इमेजिनेशन बहुत बढ़िया है यहाँ पर, और बहुत सटीकता से कैसे दिखाया गया। देखो वापस से वही बंदा कितना सीरियसली फोन के अंदर है, दिख रहा है लल्लू, हाँ ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ऑल ऑफ सडन ड्राइवर ने मार दिया ब्रेक, तो ड्राइवर ने मार दिया ब्रेक, तो ये चला गया आगे, है ना, ये चला गया आगे, मोबाइल का नुकसान हो गया अलग से, ये हो गया because he was in the state of motion, he was in the state of motion and was trying to remain in the state of motion। ऑल ऑफ सडन से बस रुक गया, रुक रहा है, मतलब बस डिसेलरेट हो रहा है ना, बस डिसेलरेट हो रहा है, तो लोअर पार्ट पे यहाँ पर फुट पर जो फोर्स जनरेट हो रहा है दैट इज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, एंड एंटायर बॉडी वाज ट्राइंग टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, ये मोशन में रहने की कोशिश कर रही थी। तो क्या हुआ इसके साथ में, है ना, क्या हो रहा है इसके साथ में, ये जा रहा है आगे उड़ता हुआ, समझ में आ गया। चलो ये हो गए दो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये सिचुएशन देख लो, गजब सिचुएशन है यहाँ पर, है ना। when we are taking a turn in this sense, taking a turn toward left, a body of a passenger will move toward right। actually right में उसके अंदर बैठा हुआ आदमी देख सकता है, but he was trying to remain in the same state। देखिए क्या होता है, सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहा था। देखिए ये इसकी डायरेक्शन थी, ये इसकी डायरेक्शन थी, और ऑल ऑफ सडन से ये कार ने इस पर टर्न ले लिया। तो देखिए इसकी जो डायरेक्शन थी, द बॉडी ऑफ दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मेंटेन द डायरेक्शन। तो इस वजह से अगर हम लोग बाहर से देखें तो हम लोग पता है कि दिस लेडी इज ट्राइंग टू मेंटेन द सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर बात करें, हम लोग कई बार एक्सपीरियंस जो करते हैं तो बाहर से थोड़े ना देखते हैं कि कार के अंदर बैठा हुआ क्या चीज हो रही है ना। तो कार के अंदर बैठ के कार अगर लेफ्ट में टर्न लेती है, बस अगर लेफ्ट में टर्न लेती है, तो बॉडी ऑफ अ पैसेंजर मूव्स टुवर्ड राइट बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ व्हाट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने काइनेमैटिक्स पढ़ा है, काइनेमैटिक्स में हमारे पास जितने इक्वेशन थे उन किसी भी इक्वेशन में हमने मास को इस्तेमाल नहीं किया है, उस किसी भी इक्वेशन में हमने मास को इस्तेमाल नहीं किया है। यहां पर देखिए एक मोमेंटम क्वांटिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे तो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये चीज, तो इसको समझ लो बच्चों। मोमेंटम को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियरली यहां पर दिख रहा है, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है, फिलहाल के लिए आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि ये मोमेंटम है। मोमेंटम में दो टाइप होते हैं, हम लोग फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लीनियर के बारे में, लीनियर मोमेंटम के बारे में। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और जिसको वेलोसिटी भी मिल रही है, तो मास इंटू वेलोसिटी, और देखिए मोमेंटम ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग p बार इक्वल टू m v बार भी दे सकते हैं। ये हो गई बॉडी की मोमेंटम। तो मास एंड वेलोसिटी, देखिए क्या होता है, यही बॉडी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इट हैज मास एंड दिस हैज वेलोसिटी। अभी ये अगर मोमेंटम बात करूं p1 बार और इसका मोमेंटम बात करूं मैं p2 बार, ये दोनों के दोनों अलग है, भले ही दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम हो, लेकिन आप समझ लो ये डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अलग है।
तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसको समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। हमें आगे इसी पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। क्या होता है ना कि अगर एक बॉल है जिसको हमने थ्रो किया वॉल पर, मान के चलते हैं कि बॉल की स्पीड ना हर समय कांस्टेंट है, ऐसे मान के चलते हैं, एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन इमेजिन करने में क्या गलत चल रहा है। एक बॉल है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन फिक्स है, तो बच्चों होगा क्या, ये इस वॉल पर इंसिडेंट करने वाला है, तो इसका मोमेंटम होगा m v बार, और जैसे ये कोलिजन करता है तो v बार देखिए क्या होता है, 1D मोशन में हमारे पास एक बेनिफिट होता है। 1D में एक बेनिफिट क्या हो जाता है, हम लोग प्लस और माइनस से सारे के सारे आंसर दे सकते हैं। तो इसका मोमेंटम हो गया प्लस mv, जैसे कोलिजन किया, ये बाउंस हो रहा है तो बाउंस उसी डायरेक्शन में आएगा, ऐसा समझ के चलो। तो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, वही बॉल यहां पर दिखा रहा हूं, कोलिजन कर लिया और मान के चलिए इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इससे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला। कोलिजन कर दिया, बाउंस हो गया, बाउंस होने के बाद वो उसने डायरेक्शन बदल दिया, तो मोमेंटम बच्चों कितना, माइनस mv आ गया। तो चेंज कितना हो गया मोमेंटम में, मोमेंटम में चेंज की अगर बात करूं मैं, तो फाइनल मोमेंटम, समझ लो मैंने क्या बोला, फाइनल मोमेंटम, तो ये मेरे पास फाइनल मोमेंटम है, माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये मेरे पास इनिशियल मोमेंटम है mv, तो बच्चों कितना आ गया, माइनस ट्वाइस ऑफ mv, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। तो आपकी डायरेक्शन भी अगर बदल जाती है तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, स्पीड भी बढ़ जाती है तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, स्पीड घट जाती है तो भी चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। देखिए क्रिकेटर में, अभी क्रिकेट कल मतलब कैंसिल हो गया क्रिकेट, है ना, इतना बढ़िया मैच चल रहा था, मान लो उधर से कोई कैच आ रहा है ना, बॉल मतलब क्रिकेट में किसी ने सिक्सर मार दिया और बाउंड्री पर नहीं पड़ रहा है, वो थोड़ा सा अलग आ रहा है और यहाँ पर फील्डर भी लगा हुआ है। अभी फील्डर जो होगा वो क्या करेगा, बॉल आते हुए दिख रहा है तो बॉल उसके हाथ में जब आने वाला है उस पर उसको कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा, ऑब्वियसली स्पीड तो काफी सारा होगा, बॉल का मास भी है, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, जो बंदा कैच कर रहा है उसका काम क्या है, उसका काम यह होगा कि इस बॉल का स्पीड घटाना और जीरो करा देना। तो जीरो जब कर देता है तो ऑब्वियसली देखिए फाइनल मोमेंटम बॉल का कितना हो गया, जीरो हो गया। इनिशियल मोमेंटम कितना था, जो हाथ में गिर रहा है तब mv था, तो यहां पर भी मोमेंटम चेंज हो गया, है ना। अभी ऊपरी ऊपरी तरह पर इतना तो समझ लो कि मोमेंटम जो है ये क्वांटिटी है, रिक्वायर्ड है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बाद में हमें चेंज पर काम करना है। अच्छा बच्चों, इसका यूनिट क्या हो सकता है, तो यूनिट तो सीधे तरीके से आपको समझ में आ ही गया होगा, मास जो होता है वो होता है किलोग्राम में और ये होता है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी, है ना। तो हमें मिल गया किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ते हैं, समझते हैं इसको, ओके। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इसको समझो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, और कई बार बच्चे क्या कर देते हैं ना, कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि फोर्स को डिफाइन करते हैं और फोर्स को बता देते हैं मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, तो नहीं है, ये प्रॉपर स्टेटमेंट है। यहां पर आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू applied external force, and this change in momentum takes place in the direction of applied force। मतलब क्या हो रहा है मतलब ये हो रहा है बच्चों यहां पर, मतलब ये हो रहा है यहां पर कि फोर्स को डिफाइन करना है तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम। फोर्स को डिफाइन करना है इट इज रेट ऑफ एक्सट्रीमली सॉरी, force is the rate of change of momentum, it is dp by dt, force is a vector quantity, तो f bar equal to dp bar by dt, है ना, dp bar by dt। चलो मैग्नीट्यूड में मैं इसको समझा देता हूं, देखिए f इज इक्वल टू बता देता हूं dp by dt, तो dp by dt यहां पर दिखा रहा हूं मैं। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज होगी, सबसे पहले अगर बात करूं मैं, तो मोमेंटम तो हमें पता है मास इंटू वेलोसिटी है। अगर मैं मास को रख देता हूं बच्चों कांस्टेंट, तो मेरे पास जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या बनता था, F इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी, राइट, F इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी। अगर मास ही कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के रूल से, डिफरेंशिएशन के रूल से आप बात करो तो मास कांस्टेंट निकल जाएगा और ये आ जाएगा dv बाय dt।
तो फोर्स इज इक्वल टू बच्चों आ गया मास, और डीवी बाई डी टी जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये आ गया बच्चों एक्सेलरेशन, राइट। सो एफ इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ये चीज यहां पर बन चुकी है। सेकंड क्या है देख लीजिए, इफ मास इज वेरिंग, इफ एम वेरीज, मास वेरी कब होता है, मास वेरी होता है कि नहीं होता है, यस होता है। मास वेरी होता है मतलब क्या है, देखिए आपने कभी ऐसी चीज देखी है कि गार्डन में ये पाइप है, ये पाइप पड़ा हुआ है, और ऑल ऑफ सडन कहीं कोई टैप ऑन कर देता है, और टैप ऑन करने के बाद वेन एवर वाटर कम्स आउट ऑफ दिस पाइप, तो ये पाइप जो है, पाइप में से पानी तो बाहर निकल रहा है, लेकिन ये पाइप कुछ इस तरीके से पीछे जा रहा है या मूवमेंट करा रहा है। तो मूवमेंट क्यों कर रहा है, कौन उस पर फोर्स डाल रहा है, तो यस यहां पर फोर्स जनरेट होता है, बिकॉज एवरी सेकेंड लिक्विड इज कमिंग आउट ऑफ दैट पाइप, every second liquid is coming out of that pipe, some amount of water is coming out, तो कुछ ना कुछ तो मास लिक्विड जो है वो बाहर निकल ही रहा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो बच्चों इसमें समझ लो, अगर मास वेरी हो रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, v कांस्टेंट में रख रहा हूं, क्योंकि जो पानी बाहर निकल रहा है उसका स्पीड जो होगा वो स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये समझ लो यहां पर f इज इक्वल टू, तो यह आ जाएगा बच्चों देखिए, एफ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कॉमन निकाल दिया मैंने फॉर्मूला में से, और यहां रख देता हूं मैं dm बाय dt, सो v dm बाय dt, तो f इज इक्वल टू v dm बाय dt। आपको इसका भी नोट्स तैयार करना है, प्रॉपर तरीके से नोट्स को रखना है, लिख के रखना है, ठीक है। इस पर सवाल आते हैं और वो सवाल भी हमें करा के लेना है। तो f इक्वल टू v dm बाय dt, वेलोसिटी कांस्टेंट और dm बाय dt यहां पर डाल दिया। फिर बच्चों देखिए क्या होगा, थर्ड केस मे बी बोथ आर चेंजिंग, ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मास भी वेरी हो रहा है और वेलोसिटी भी वेरी हो रही है, तो आप कुछ इस तरीके से लिख दो, F इज इक्वल टू एम dv बाई dt प्लस v dm बाई dt, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt, ठीक है। और फोर्थ केस क्या करें, अगर मास भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और फोर्स जनरेट हो रहा है, मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और फिर भी फोर्स जनरेट हो रहा है, ऐसा कोई एग्जांपल आपके सामने पता है? तो देखिए आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, रियल लाइफ में मत देखना भैया, ये अच्छी चीज भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मूवीज में आपने देखा होगा कि मशीन गन वगैरह होती है, और कोई जो एक्टर है मशीन गन से, काफी बड़ी बड़ी मशीन गन होती है, तो उसे फायर जब करता है, तो फायर करते समय हर एक राउंड में से कुछ ना कुछ नंबर ऑफ बुलेट्स बाहर निकलती है। तो जो बुलेट बाहर निकलती है तो पकड़ने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं होता है कि ऐसे बंदूक पकड़ लिया और धार 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 गोलियां उसमें से छोड़ना शुरू कर दिया, नहीं, उसको प्रॉपर एक पोजीशन पकड़ना पड़ता है। हमारी मूवी में चल जाता है हीरो कैसे भी खड़ा हो तो गोलियां डालना शुरू कर देता, नहीं, देखिए उसको पकड़ना पड़ता है, उसको होल्ड करना पड़ता है। क्यों, देखिए क्या हो रहा है, हर एक सेकंड में जब बुलेट बाहर निकल रही है तो एक बैक मोमेंटम जनरेट हो रहा है, बैक साइड में चेंज हो रहा है, बैक साइड में फोर्स डेवलप हो रहा है, रिएक्शन जनरेट हो रहा है। तो समझ लो बुलेट फोर्स कितना जनरेट कर रही है। तो every second the bullet comes out, let us say n, so n is the number of bullets coming out per second, n is the number of bullets come out per second, और हर एक बुलेट का मास है m, और हर एक बुलेट बाहर निकल रही है बैरल में से मजल वेलोसिटी से, कितना, v वेलोसिटी से। तो देखिए क्या हो गया, f इज इक्वल टू nmv, ये फॉर्मूला मुझे मिल गया, f इज इक्वल टू nmv। तो nmv में n देखो बच्चों क्या हो गया, n फॉर नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड, आप देखो नंबर भी है और पर सेकंड आ रहा है, मतलब mv डिवाइडेड बाय टाइम वाला कॉन्सेप्ट तो आया ही है ना। तो ये अलग से फॉर्मूला आपका हो गया, इस पे भी सवाल हो सकते हैं। यहां एक एग्जांपल दिया है, ए 5 किलोग्राम ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। फिलहाल देखिए जब तक फ्रिक्शन चैप्टर नहीं आएगा हमारे पास सरफेस जो होगा वो फ्रिक्शनलेस ही होगा। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है एंड उस पर कोई एक ब्लॉक है, इट इज स्टक बाय जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 किलोग्राम पर सेकेंड, इमर्जिंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, इमर्जिंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। देखिए इसमें दो सिचुएशन है, यहां पर ये पाइप होगा जिसमें से ये पानी निकल रहा है बाहर, तो पानी फोर्स कितना जनरेट कर सकता है, तो F इज इक्वल टू वी dm बाय dt। देखिए ये स्ट्रीम जो है ना, तो ये जो जेट निकल रहा है, स्ट्रीम जो निकल रही है, तो ये वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी है इसका, विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड 4,
dm/dt बच्चों कितना है, dm/dt देखिए यूनिट से पहचानो, किलोग्राम पर सेकंड है ना, किलोग्राम पर सेकंड, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो यह आ गया 12 न्यूटन। इतना फोर्स ये जनरेट कर सकता है, इतना फोर्स ये जनरेट कर सकता है। क्लियर हो रहा है? वापस से बताए, देखिए अभी क्या हो रहा है ना, यहां पर एक ब्लॉक किसी ने रख दिया है और ये ब्लॉक जो है इसका मास कितना है, 5 किलोग्राम है। जैसे ही ये वाटर स्ट्रीम इस ब्लॉक पर आने वाली है, जैसे ही ये वाटर स्ट्रीम इस ब्लॉक पर गिरने वाली है, ऑब्वियसली ये ब्लॉक पर आने के बाद ये फोर्स जनरेट करने वाली है 12 न्यूटन वाटर स्ट्रीम। तो कोई बंदा देखिए 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के पास तो एक पर्पस मिल चुका है ना, क्योंकि उस पर कोई फोर्स डाल रहा है, कितना डाल रहा है, 12 न्यूटन। तो सीधे तरीके से बात करें तो इस पर फोर्स जो जनरेट हो रहा है उसकी वजह से ये एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन निकालना, और फोर्स कितना है बच्चों 12, तो A इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। 2.4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड हमें मिल चुका है आंसर यहाँ पर। क्लियर हो रहा है? राइट, समझ में आ गया, वेरी गुड। फिर अ मशीन गन फायर्स 50 ग्राम, ये ग्राम मतलब जी चाहिए होता है यहाँ पर, ठीक है, विथ वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट बाहर निकल रही है 5 ग्राम ईच है, 5 ग्राम ईच, हर एक बुलेट का मास 5 ग्राम है, एंड 1000 की स्पीड से, 1000 मीटर पर सेकेंड, बहुत बड़ी स्पीड है ये। एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन अ गन इज 200 न्यूटन। Then the output of maximum number of, then the find out the maximum number of bullets fired per minute। देखिए यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा अलग चेंज कर दिया, पर मिनट चाहिए मुझे, पर सेकंड नहीं चाहिए, पर मिनट चाहिए। तो देखिए बच्चों F इज इक्वल टू, हम लोग इस्तेमाल कर देंगे NMV। क्या कर दिया हमने, F इज इक्वल टू NMV को करा दिया। F कितना है, F कितना है 200 इज इक्वल टू, हमें N पता होना चाहिए, लेकिन ये N तो पर सेकंड होता है, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड होता है, मैंने अभी बता दिया था, N इज द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड। चलिए ईच बुलेट हैज अ मास 50 ग्राम, तो इसको कन्वर्ट करा दो, 50 ग्राम मतलब यहाँ पर 10⁻³ किलोग्राम में डाल दिया। तो मास को ग्राम में नहीं रखना है, मास को किलोग्राम में कन्वर्ट कराना है। वेलोसिटी कितना है 1000 है, तो 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये 10⁻³, ये 10⁻³ और ये +3, ये तो चला गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 200 डिवाइडेड बाई ये 50, तो ये आ गया 4। तो 4 नंबर पर सेकंड, हर एक सेकंड में मुझे 4 बुलेट यहां से बाहर निकलते हुए दिख रही होगी या निकल रही है गन में से, ठीक है। तो देयरफॉर n इक्वल टू नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय, हमें क्या चाहिए 60 पर मिनट चाहिए, तो पर मिनट चाहिए, तो इसको क्या करना पड़े बच्चों 60 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए एक सेकंड में अगर 4 बुलेट निकल रही है, एक सेकंड में अगर 4 बुलेट निकल रही है, तो क्लियरली बात है 60 सेकंड में कितना बुलेट बाहर निकलेगा, तो आपको 4 मल्टीप्लाई करना है 60, 240। अच्छा ये n जो होगा वो नंबर से रिलेटेड होगा, नंबर, ये n क्या है, नंबर से रिलेटेड है ना, कंफ्यूजन ना हो। तो 240 बुलेट्स, 240 बुलेट हर एक मिनट में यहां से बाहर निकलने वाली है मशीन गन में से। चलिए आगे थोड़ा वेक्टर का नॉलेज आपको इसमें डिटेल लगेगा बच्चों, क्योंकि वेक्टर ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वेक्टर से रिलेट भी हमको करना पड़ेगा। देखिए क्या है, यहाँ पर 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड, एक्ट्स इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, ब्लॉक इज ऑफ मास 5 किलोग्राम, रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शन वाला कोई मतलब पार्ट ही नहीं है इसमें। अच्छा अभी क्या करते हैं, तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये समझ लो 50 न्यूटन कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या 100% फोर्स इस्तेमाल हो रहा है उस ब्लॉक की मोशन में। तो इसके लिए हमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जो नॉलेज है वो काफी काम करने वाला है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से मेरा सजेशन थोड़ा ये होगा कि आपको कॉमनली इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक मूव कहाँ कर रहा है, क्योंकि नीचे तो फ्लोर है, तो ये ब्लॉक नीचे नहीं जाने वाला, ब्लॉक कहाँ जाने वाला है, पैरेलल जाने वाला है। मतलब ये जो फोर्स है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आना जरूरी है। अच्छा अगर मैं इस तरीके से इसको रिजॉल्व करा देता हूं, तो ये 50 न्यूटन जो दिख रहा है मुझे, 50 न्यूटन का ये आ जाएगा बच्चों 50, देखिए एंगल वाइज देख लीजिए,
ये एंगल 60 है तो एंगल बच्चों 60 होने वाला है। ये करेक्ट है क्या, देख लो, है ना। समझ लो इसको कि जो आपने फोर्स डाल दिया यहां पर, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट, यहां पर देख लीजिए, ये 60 डिग्री जो था ये विथ वर्टिकल था, ये विथ वर्टिकल है, तो विथ अगर वर्टिकल है तो यहां 60 होने वाला है, तो ये 60 आ गया, ये 50 न्यूटन था, तो ये आ गया बच्चों 50 साइन 60, और ये आ गया 50 कॉस 60। अच्छा नीचे तो फ्लोर है, ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इस ब्लॉक को नीचे ढकेलने की कोशिश करता है, और उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ये नीचे से देने वाला है। नॉर्मल रिएक्शन और कांटेक्ट फोर्सेस ये सारे के सारे सेकंड लेक्चर में आने वाले हैं। अभी यहां पर हमारे लिए जो काम करने वाला है, ये फोर्स काम करने वाला है, जो कि 50 साइन 60 है। इसी फोर्स की वजह से ये ब्लॉक एक्सेलरेट होने वाला है, जो कि 5 किलोग्राम का था। तो आप सीधे सीधे तरीके से बात कर सकते हो, यहां पर F इज इक्वल टू एम ए जो मिल रहा है, तो फोर्स कितना बच्चों 50 साइन 60 इज इक्वल टू ये 5 किलोग्राम है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखिए क्या होगा, ये तो मतलब 5 और यहां पर डिवीजन करा दूं तो बच्चों आ जाएगा 10। साइन 60 कितना होता है, √3/2, ये मिल गया एक्सेलरेशन। देयरफॉर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिल रही है ना, 5√3 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये मिल गया आपका आंसर, ये मिल गया आपका आंसर कितना, 5√3। इसको भी नोटबुक में कवर करा लो। नेक्स्ट चीज जो है वो है इंपल्स। क्रिकेट में जैसे बॉल हाई स्पीड से आता है, और जो बैट्समैन होगा, वो बैट्समैन क्या होता है, बल्ला क्रिकेट जो है घुमाता है ना, सॉरी बैट जो है, एक्सट्रीमली सॉरी, बैट जो है, बैट जोर से घुमाता है। तो जो बैट का सरफेस होगा और जो बॉल है, दैट बॉल कम्स इन अ कॉन्टेक्ट विद द बैट, एंड फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, बहुत ही कम समय में ये कोलिजन करता है और ये बाउंस भी होता है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, टाइम बहुत कम है, फोर्स तो लग रहा है बॉल पर, फोर्स लग रहा है बॉल पर, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो काफी ज्यादा होने वाला है। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम लोगों के पास फोर्स की जो डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम में चेंज हो रहा है क्या, तो क्रिकेट का एग्जांपल मैंने ले लिया, जो बैट है, बैट पर बॉल आ रहा है, तो ऑब्वियसली बॉल जो है वो बैट को फोड़ के ना थोड़ी आगे चला जाने वाला है, तो बैट पर इंसिडेंट करने के बाद, कोलिजन करने के बाद वो बाउंस होने वाला है, फिर सिक्सर लगेगा, 4 लगेगा, है ना, 1 रन निकलेगा, 2 रन निकले, जो भी हो, तो इसमें मोमेंटम तो चेंज होने वाला है। तो इंपल्स जो है, सबसे पहले हम लोग इंपल्स को डिफाइन कर देते हैं। इंपल्स इज dj इज इक्वल टू f dt। क्या होता है देखो, इंपल्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड दैट शॉर्टर टाइम। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इंपल्स पहले डिफाइन कर देते हैं, इंपल्स इज फोर्स एंड टाइम। देखिए टाइम कम जो है ना, टाइम जो है, देखिए यहां पर अगर कई टाइम कम होता है, यहां पर एक एनिमेशन दिखाया, देखिए ये बॉल कोलिजन कर रहा है, देखिए सेकंड कितना हो रहा है, ये कोलिजन हो रहा है 0.015161718, देखिए इतने सेकंड में ये निकल गया बाहर। तो टोटल सेकंड कितना लगा, 0.02 सेकंड लगा, जब ये बॉल इंसिडेंट हुआ, कोलिजन हुआ और बाउंस हो रहा है। इतने कम समय में इसने खुद का डायरेक्शन भी बदल दिया है। ठीक है, तो इंपल्स विल बी डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लाई बाय दैट वेरी स्मॉल टाइम। तो मेरे पास जो फोर्स का फॉर्मूला बच्चों, इसको भी समझ लो, यहां पर dp इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं f dt, dp इज इक्वल टू f dt। अगर आप देखोगे दोनों फॉर्मूले को अगर आप देखोगे, तो इंपल्स का फॉर्मूला और चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला सेम ही दिख रहा है। इसी को कहा जाता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। द इंपल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इस रिलेशन को ही कहा जाएगा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। मतलब आप इंपल्स को ही बात कर सकते हो चेंज इन मोमेंटम या फिर एफ dt, ये समझ लो आप यहां पर। अच्छा मोमेंटम का चेंज अगर बात करें तो m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ रखना है या फिर वेक्टर के रूल्स इस्तेमाल करके। मेरे लिए अभी फिलहाल के लिए इंपल्स का जो फॉर्मूला बन रहा है, इंपल्स का फॉर्मूला बच्चों है, इंपल्स का जो फॉर्मूला है
वो ये है, इम्पल्स का जो फॉर्मूला है वो ये है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन। और फोर्स का फॉर्मूला एक्चुअली था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम चेंज जो है वो भी एफडीटी होता है। तो कहीं ना कहीं इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एफडीटी। और चेंज इन मोमेंटम देने का तरीका होता है m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, हैमर ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ऑन अ वॉल एंड कम टू रेस्ट इन अ 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में आ जाता है। कैलकुलेट इम्पल्स ऑफ फोर्स, तो इम्पल्स ऑफ फोर्स J इज इक्वल टू एफ dt डाल देता हूँ। अभी डीजे लिखने से बेटर मैं अभी J लिख देता हूँ यहाँ पर, इम्पल्स J इज इक्वल टू एफ dt। लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है कि फोर्स तो कहीं पे दिया ही नहीं है, लेकिन इन्होंने एक दिया है, मास जो है 1 किलोग्राम है, उसकी इनिशियल स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड थी, स्ट्राइक होने के बाद कम टू रेस्ट। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 6 है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, और जो टाइम बन रहा है मेरे पास वो dt मिल रहा है बच्चों 0.1 सेकेंड। तो क्या मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकता हूँ? तो देखिए m मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मुझे सबसे पहला सवाल है इम्पल्स ऑफ द फोर्स। तो इम्पल्स ऑफ द फोर्स मतलब मुझे इन दोनों का इस्तेमाल करते आना चाहिए। तो J इज इक्वल टू m, m कितना है 1 किलोग्राम। देखिए फाइनल वेलोसिटी है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 6, तो ये बच्चों आ गया -6। यूनिट कितना होने वाला है, यूनिट कितना आने वाला है? तो देखिए यूनिट अगर बात करें तो इसके पहले आर्टिकल मैंने आपको दिखाया है। देखिए फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम जो है वो सेकेंड। तो आप न्यूटन सेकेंड लिख सकते हो, ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लिख सकते हो। दूसरा एवरेज रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप द हैमर, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप द हैमर। तो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप द हैमर्स कितना आने वाला है? रिटार्डिंग फोर्स के बारे में तो मुझे इन दोनों का इस्तेमाल करते आना चाहिए। देखिए J इज इक्वल टू एफ डी टी, ये सारी की सारी जो घटना बन रही है वो कितने टाइम में बन रही है बच्चों? तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, J की वैल्यू मुझे मिल रही है 6 न्यूटन सेकेंड, तो यूनिट देने की फिलहाल जरूरत नहीं है, सारे के सारे एसआई सिस्टम में। तो -6 इज इक्वल टू कितना आने वाला है? इज इक्वल टू फोर्स कितना है बच्चों? पता नहीं, कैलकुलेट करना है फोर्स, और dt 0.1 सेकेंड में। तो F इज इक्वल टू आ गया -60 न्यूटन, ये 0.1 इधर आके है ना, तो -60 न्यूटन। एवरेज रिटार्डेशन ऑफ हैमर, तो एवरेज फोर्स दैट स्टॉप द हैमर, डेफिनेटली रिटार्डेशन, अभी रिटार्डेशन मतलब ए की वैल्यू निकालना चाहिए। तो रिटार्डेशन के लिए ए इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास आ जाएगा। हैमर का कोई मास दिया है, यस 1 किलोग्राम है, तो ये आ गया बच्चों -60 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास कितना आ गया 1 किलोग्राम, तो ये -60 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आ गया। एवरेज एक्सल रिटार्डेशन आ गया। क्लियर हो रहा है? रिटार्डेशन माइनस साइन आ रहा है, समझ में आ रहा है माइनस साइन, क्योंकि देखिए हैमर रुक रहा है, उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है। समझ में आ गया क्या हो गया? शुरुआत में हमने तो फॉर्मूला लिख दिया, फिर समझ में आया क्वेश्चन जो पहला पूछा गया इम्पल्स, तो J निकालना चाहिए, तो इससे भी निकालो या इससे भी निकालो, तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो ये थी। तो m मास, वेलोसिटी फाइनल 0, इनिशियल वेलोसिटी 6, इससे मैंने निकाल दिया -6। फिर सेकंड चीज पूछा गया एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, तो J इक्वल टू एफ डी टी था, तो J तो मुझे -6 न्यूटन मिल गया, F और dt मुझे पता है 0.1 सेकेंड, 60 न्यूटन आ गया। तो हैमर जो है, हैमर पर इतना फोर्स जनरेट हो रहा है, तो हैमर जो है रिटार्ड हो रही है, क्योंकि हैमर जाके रुकने वाली है, तो ऑब्वियसली रिटार्डेशन चल रहा है, रुकने वाली है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में स्पीड घटती है, तो घट रही है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हो रहा है फोर्स अपॉन मास, तो ये आ गया बच्चों -60 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। इसको भी लिख लो फिर। यस, ए बॉल ऑफ 0.20 किलोग्राम hits the wall with velocity 25 meter per second at an angle of 45 degree. If the ball rebounds at 90 degree to the direction of incident, calculate the magnitude of change in momentum. मतलब क्या हो रहा है, यहां पर एक वॉल है और बॉल कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है एट एन एंगल ऑफ व्हाट 45 डिग्री, थोड़ा सा समझ लो इसको ऐसा, हाँ ठीक है, ये 45 डिग्री आ रहा है और रिबाउंड्स हुआ, तो रिबाउंड्स होने के बाद एट एन एंगल 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, मतलब जो यहां से बाउंस हो रहा है इधर जा रहा है, तो ये भी 45 डिग्री ही दिया है। ओके, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम,
यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है 25 है, तो वेलोसिटी में चेंज तो कुछ दिखाया नहीं गया। 45 डिग्री आ रहा है, मतलब ये इलास्टिक कोलिजन है। आगे आपको कोलिजन के चैप्टर में मैं पढ़ा होगा किस तरीके से एंगल तो सेम हो रहा है, तो एंगल सेम हो रहा है मतलब इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। मैग्नीट्यूड जो होती है ना वेलोसिटी की, मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड जो है, स्पीड नहीं चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है। तो देखिए इसका जो मोमेंटम है, तो यह हो गया मोमेंटम, देखिए mv, तो mv हो गया, तो ये 45 डिग्री हो गया। तो बच्चों देखो इसको मैं रिजॉल्व करने वाला हूं, यहां पर 45 डिग्री है, तो ये भी बच्चे होने वाला है 45 डिग्री। इसका थोड़ा डायग्राम ना मैं बड़ा करा देता हूं समझ लो, है ना। तो यहां देखो ये मास है, ये mv है, एंड दिस इज 45 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो ये mv अगर है, इसको मैं रिजॉल्व करा देता हूं दो पार्ट्स में, राइट। ये 45 डिग्री डाल दिया मैंने यहां पर, क्लियर हो गया है, ये 45 डिग्री डाल दिया है। तो ये mv अगर है, तो mv का ये कंपोनेंट आ गया mv cos 45, और ये आ गया कंपोनेंट mv sin 45। फिर देखिए यहां पर बाउंस होने के बाद में ऑब्जेक्ट जो है, जो बॉल है, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हो गया इसका मोमेंटम mv। एंड इफ यू रिजॉल्व इट इनटू टू कंपोनेंट्स, देखिए 45 डिग्री है, तो यहां पर भी 45 डिग्री बनने वाला है, यहां पर भी 45 डिग्री बनने वाला है। तो ये आ गया mv cos 45, और ये हो गया mv sin 45। तो यहां क्लियरली जो मुझे दिख रहा है, यहां क्लियरली जो मुझे दिख रहा है, एक मिनट, यहां क्लियरली मुझे जो दिख रहा है mv cos 45 और ये mv cos 45। देखिए बच्चों ये डायरेक्शन अलग था, ये डायरेक्शन अलग हो गया। तो डायरेक्शन वाइज अगर बात करें, अगर ये डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेता हूं, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होने वाला है, निगेटिव। तो मैं इसको दे देता हूं माइनस। ऑलरेडी इसका डायरेक्शन नीचे था, वर्टिकल कंपोनेंट, देखिए ये भी कंपोनेंट वर्टिकल है, नीचे ही है। तो जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो बदल रहा है, नहीं बदल रहा। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नहीं बदल रहा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नहीं बदल रहा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यस इसका डायरेक्शन बदल गया। तो आपका चेंज इन मोमेंटम जो कि होता है m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसको ध्यान देना है। लेकिन यहां दो तरीके से मोमेंटम चेंज हो रहा है, एक हो रहा है चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा हो रहा है चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस और चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का चेंज कितना बच्चों बन रहा है, देखिए ये फाइनल, ये फाइनल, ये इनिशियल, दोनों का डिफरेंस जीरो, क्योंकि इस समय वर्टिकल जो कंपोनेंट है इसका डायरेक्शन बदला ही नहीं। तो चेंज किस में हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो देखिए क्या होगा, अच्छा mv cos 45, तो ये एक फॉर्मूला है, या फिर m को अंदर डाल दो। तो आप ये भी लिख सकते हो ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना, माइनस mv sin 45, सॉरी माइनस mv cos 45, एंड माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना, तो mv cos 45। फाइनल आंसर आ गया बच्चों माइनस ट्वाइस mv cos 45। तो माइनस 2 mv, मास कितना बच्चों 0.20, वेलोसिटी कितना है बच्चों, कितना है, कितना है 25, 25, और cos 45 कितना बन रहा है 1/√2, 1/√2, राइट। तो ये कितना हो गया -10, 1/√2। तो इसको अगर मैं 5 2 जा मतलब -5√2 लिख सकता हूँ, 5√2, राइट, -5√2 करेक्ट है, 5√2 देखिए ना 25 है ना, 0.25, इसको 0.22 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 नंबर मिल जाएगा। तो 5 इंटू 2 10, 10 और 10/√2 था, तो 10 को हम लोग माइनस, यहाँ पर -5 इंटू 2/√2 तो सॉल्व कर सकते हैं। और क्या चाहिए, चलो इतना तो आ गया,
5√2 आंसर मिल गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या था, किस चीज का था, बॉल, करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे तरीके से समझना है। डायग्राम थोड़ा ग्राफ दिख रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा नहीं पता, एक मिनट। थोड़ा अच्छा चलिए, ग्राफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तो थोड़ा मैं क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पर एक ग्राफ है, शुरुआत अगर बात करें तो ये 1 सेकंड से हो रहा है एंड 2.5 सेकंड पर ये एंड हो रहा है। तो देखिए क्या होता है, फिगर शोज दैट एस्टिमेट फोर्स वर्सेस टाइम। ग्राफ फोर्स और टाइम से रिलेट कर रहा है बच्चों। तो इम्पल्स वाली क्वांटिटी जो थी, यहां पर और एक चीज मैं इसको ऐड करा देता हूं, ये आपको ऐड कराना है। इम्पल्स में देख लीजिए, अगर फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ मेरे पास है, अगर फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ मेरे पास है, तो देखिए बच्चों क्या होगा, ये फोर्स और अगर ये टाइम है, तो अगर मैं यहां पर कुछ ग्राफ निकाल देता हूं, तो आपको ये चीज समझनी है, एरिया जो होगा, एरिया अंडर एफटी ग्राफ, ये आपको देने वाला है चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स। क्या देने वाला है ये आपको, इम्पल्स की क्वांटिटी प्रोवाइड करने वाला है। तो इसमें देखिए ये है पॉजिटिव एरिया, और अगर ये ग्राफ नीचे जाकर यहां पर लाता हो तो ये एरिया मुझे लेना है निगेटिव एरिया। अगर टोटल चेंज चाहिए पूरे इसमें टाइम लिमिट में, तो मैं ऊपर का एरिया पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, नीचे का एरिया निगेटिव कंसीडर करूंगा, और उस तरीके से मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया। तो हाँ चलिए, यहां पर क्या बताया, इम्पल्स डिलीवर्ड टू बॉल। तो इम्पल्स के लिए आप तब तक कैलकुलेट करो, F इज इक्वल J इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू, तो मैं लिख दूंगा यहां पर बच्चों एरिया अंडर FT कर्व, एरिया अंडर FT कर्व। चलो एरिया निकाल दो आप तब तक। हाँ चलिए, क्या निकाल दिया आपने आंसर इसका। तो यहां पर देखिए क्या होगा, एरिया ट्रायंगल है तो हाफ ऑफ बेस कितना बन रहा है, ये 2.5 और ये 1 है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2.5 माइनस 1 इंटू, यहां पर हाइट देख लो बच्चों, ये हाइट हो गई टोटल, तो हो गई यहां पर 18,000। ठीक है 18,000, तो बच्चों ये आ गया 1/2 इंटू, यहां पर आ गया 1.5 इंटू 18,000, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 18,000 का मीनिंग यहाँ पर देखिए 9,000 आ गया। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर देखिए 13.5 इतना आना चाहिए आंसर। अच्छा यहाँ पर तो आंसर भी है, ठीक है चलो बढ़िया, 1.35 10⁻⁴ करेक्ट है। देखिए ना यहाँ पर डेसिमल पॉइंट होगा तो 1 2 3 4, तो कुछ नंबर चेंज हो रहा है, 18,000 ही तो था, 9,000, तो 10⁻⁴ में कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ ये 1.5 था ना, तो मेरा एक जीरो यहाँ पर कम देना चाहिए था, एक जीरो मुझे कम देना चाहिए था, करेक्ट है। तो 1 2 3 4, 1.35 10⁻⁴। फिर दूसरी चीज क्या पूछी गई है, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। एवरेज फोर्स कितना, देखिए फोर्स तो वेरी हो रहा है, तो एवरेज फोर्स कितना बनने वाला है, तो एवरेज फोर्स के लिए देखिए J इज इक्वल टू F dt था बच्चों, तो J ऑलरेडी आपको मिल चुका है 1.35 10⁻⁴ इज इक्वल टू F, और dt कितना है, तो देखिए 1 और ये 2.5, इनका डिफरेंस आ गया बच्चों 1.5 का, इनका बच्चों डिफरेंस आ गया 1.5 का।
तो F इज इक्वल टू 1.35 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁴। ये सॉल्व कर दो, कितना होता है, इसको सॉल्व करा दो, कितना होता है, 15 का टेबल बोल दो, है ना, तो 9 10⁴। तो ये आंसर है क्या 90,000। यार कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ हो रहा है, डिफरेंस तो 1.5 का ही बन रहा था। 10⁴, हाँ 1.5 है, 1.5 है, 1.5 एक्सट्रीमली सॉरी 1.5 है, तो यहाँ पर 0.9 होने वाला था। चलो यार ये 0 में गड़बड़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आ गया आंसर तो आ रहा है। आप लोग तो स्मार्ट हो, आप निकाल दोगे आंसर इसका, करेक्ट है, ये समझ में आ गया। ये आ गया इसका न्यूटन में आंसर। आपको जितने तरीके बताए गए हैं वो थोड़ा आप प्रॉपर तरीके से लिख लो। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसको सिर्फ मैं अभी जनरल डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये आप काफ़ी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास कोलिजन जो वाला कॉन्सेप्ट होता है ना वहाँ पर। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है हमारे पास, F इक्वल टू dp बाई dt, अगर वेक्टर वाइज बताओ तो कुछ F बार इक्वल टू dp बार बाई dt दिखेगा, तो मैं F इसको इस तरीके से लिखना है, या फिर मैं फिलहाल डिफाइन करने के लिए मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, F इक्वल टू dp बाई dt। तो होता क्या है, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है अगर वो मान लो जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो आप लिख सकते हो यहां पर dp बाई dt, या फिर इसको लिखना है तो 0 इक्वल टू dp बार बाई dt। तो dp बार बाई dt अगर जीरो है, इसका मतलब ये हो रहा है डिफरेंशिएट करते हुए समय, डेरिवेटिव करते समय, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो, मतलब जो p है वो कांस्टेंट है, मतलब यहां पर भी जो p बार है वो कांस्टेंट है। एक ही तरीका है, देखिए सिर्फ ये वेक्टर वाइज अप्रोच होता है। एट दी एंड बताने का मतलब सही तरीका तो ये होगा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये मैं यहां पर एग्जांपल आपको दिखाता हूं। देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ जो है, जैसे ये व्यक्ति है, ये बोट में से बाहर निकल रहा है, तो बोट में से बाहर निकल रहा है तो डेफिनेटली जो इसका शू होगा और जो बोट है इसका सरफेस होगा, इनके बीच में तो फ्रिक्शन होना ही चाहिए। ये व्यक्ति जब बाहर निकलता है तो ऑब्वियस है ये बोट को पीछे ढकेलता है, राइट, बोट को पीछे ढकेलता है, तो बोट को पीछे ढकेलता है तो ये आगे आता है। देखिए इन दोनों का मिला के, बोट और इस व्यक्ति का मिला के अगर मैं सिस्टम बात करूं, तो यहां पर इसने बोट को पीछे ढकेला और बोट ने इसको आगे ढकेला, तो यहां कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, तो नहीं है। देखिए ये दोनों फोर्स का एडिशन जीरो हो जाता है, नेट फोर्स हो जाता है जीरो। बताने की बात यह है कि अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस हो सकते हैं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर जो कि हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ में भी पढ़ सकते हैं, यहां पर पढ़ने वाला है, तो पढ़ने के बाद मतलब इसी को पहला डिस्कस कर लेते हैं और बाद में वहां पर जाते हैं। तो जैसे ही ये बोट को पीछे ढकेलता है, फ्रिक्शन ही है, और बोट उसको आगे ढकेलती है, तभी जाके ये व्यक्ति आगे जा सकता है। तो ये जो हो गई है एक्शन रिएक्शन पेयर विच आर इक्वल एंड अपोजिट। तो देखिए जो फ्रिक्शन है ये बोट पर काम कर रहा है, और ये जो फ्रिक्शन है बोट ने दिया ये इस व्यक्ति पर काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन यहां पर जो है, फ्रिक्शन की एक्शन और रिएक्शन तो तैयार हो गई है, तैयार हो गई, लेकिन इट एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, इट एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड साइमल्टेनियसली इट एक्ट। ऐसे नहीं होता इसने बोट को पहले पीछे ढकेल दिया फिर थोड़ी देर बाद बोट ने इसको आगे ढकेल दिया, ऐसे नहीं होगा। इट एक्ट साइमल्टेनियसली, एक ही घटना एक ही टाइम में होने वाली है, ये दोनों घटनाएं, और फोर्स एक्शन, और आप किसी को भी एक्शन बोलो दूसरा रिएक्शन होने वाला है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहला बोट को एक्शन मिला फिर इसको रिएक्शन मिला, ऐसा कुछ नहीं होता है। दीज आर जस्ट टू नेम, एक्शन रिएक्शंस आर पेयर विच आर इक्वल एंड अपोजिट विच एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड साइमल्टेनियसली। हम किसी वॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वॉल को ढकेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वॉल भी हमें ढकेल रही है, राइट। तो ये जो है हमने फोर्स दिया वॉल को और वॉल ने फोर्स दिया हम पर, दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन। व्हेन पार्टिकल, ये तो स्टेटमेंट वाइज दिया गया है, व्हेन पार्टिकल ए एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर पार्टिकल बी साइमल्टेनियसली बी एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन ए विद सेम मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या आ रहा है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी देखिए कैसे होता है, यहाँ पर इनिशियली ये बोट रेस्ट में थी, जैसे कि मान लीजिए ये जो व्यक्ति है
यहां पर बात करें, ये बोट है, ये बोट में ये व्यक्ति है। तो इनिशियली अगर बात करें तो इसका मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम 0 है। जैसे ही ये इसमें से जंप कर रहा है, जंप करके आगे जा रहा है, देखिए क्या हो रहा है, ये व्यक्ति आगे जा रहा है तो इसका मास m होगा, तो इसकी वेलोसिटी v होगी, ये आगे जा रहा है। लेकिन उसी तरीके से इसका अगर बोट का मास m है तो इसकी वेलोसिटी v डैश लिख देता हूं मैं। तो मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब क्या, इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। और किस तरीके से मैनेज होता है, जैसे ये व्यक्ति आगे जाता है किस पर्टिकुलर स्पीड से, तो बोट भी पीछे जाना चाहिए, बोट पीछे जाती है। तो इससे होता क्या है, फाइनल मोमेंटम देख लीजिए आप, इसका मास इंटू वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में माइनस इसका मास और वेलोसिटी पीछे की डायरेक्शन में, दोनों मिला के 0 करने वाला है। मतलब mv इज इक्वल टू mv डैश। तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जितना था उतना ही फाइनल मोमेंटम होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये फोर्सेज जो थे, ये बोट क्यों मूव हुई, ये आगे क्यों आया, ये तो फ्रिक्शन था, किसी ने, मतलब किसी ने बाहर से उसको उठाकर बाहर नहीं डाला है, राइट। तो ये इंटरनल फोर्स है, सही, इतना समझ लो। और नेट फोर्स कितना है, तो 0 है, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे जा रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से ये आगे भी जा रहा है। यहां पर लेक्चर बच्चों रोकते हैं। ये टाइप ऑफ फोर्सेस और फील्ड को हम लोग कल पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।